हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी आज की स्टोरी युगांत और रोही एपिसोड नंबर 95। स्टडी रूम में युगांत इस वक्त स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसी कागज को देखे जा रहा था जिस पर उसने सबके नाम लिखकर टिक मार्क किए हुए थे। तभी वहां पर ब्राउन आते हुए बोला, किंग बॉस, देव अमेरिका पहुंच चुका है और उसने अगम प्रजापति के साथ कल दोपहर की मीटिंग फिक्स की है। युगांत ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, एक कमरे में राम के लिए सारे अरेंजमेंट कर दो। उसे अस्पताल से पहले शिफ्ट करना है। और उसे आदमी का क्या हुआ? किंग बॉस, वह बेसमेंट में है। उन सब पूछताछ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा है। ब्राउन ने घबराते हुए कहा, क्योंकि उसे तो काम ही नहीं हो पाया था। युगांत ने लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह पर खड़ा होते हुए बोला, चलो। वैसे ही वह दोनों तेज कदमों के साथ स्टडी रूम में मौजूद दरवाजे से सीधे उतरते हुए नीचे चले गए। नीचे जाकर युगांत गाड़ी में बैठ गया और फिर वह गाड़ी जमीन के नीचे से कुछ आगे जाने के बाद रुक गई। युगांत गाड़ी में से उतरा और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ गया। आगे बड़ा सा कारागार था जहां पर उसी गाड़ी के ड्राइवर को बड़ी सी चेन के साथ बांध के रखा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया था लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था। युगांत उसके सामने जाकर आराम से बैठ गया। वैसे ही उस आदमी को युगांत के सामने ले जाकर बैठा दिया गया। युगांत एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बहुत ही रोबीले तरीके से चेयर पर बैठा हुआ था और उस ड्राइवर को युगांत के सामने कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था। युगांत ने उस ड्राइवर के चेहरे को ठीक से देखा और उसके माथे की नसें अचानक से फूलने लगी। उसने गुस्से से उस ड्राइवर के जबड़े को कसकर पकड़ लिया और उसके जबड़े में अपने नाखून धंसाते हुए अपने गुस्से को बुरी तरीके से कंट्रोल करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, किसके कहने पर किया यह सब कुछ? सच सच जवाब देना, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ और तुम्हारी एक उंगली तुम्हारे शरीर से अलग होगी। और ज़्यादा तुमने ईमानदारी बनने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरी फैमिली को ईमानदार का टैग देकर सूली पर लटका दूंगा। फिर आराम से अपने फैमिली के साथ ऊपर जाकर तथैया तथैया करना। युगांत की बात सुनकर वह ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबरा गया और युगांत को देखते हुए घबराते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जान मत लो। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही ड्राइवर ने यह कहा, अगले ही पल उसके अंगूठे की उंगलियां उसके शरीर से अलग हो गई और उसमें से बेतहाशा खून बहने लगा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। सब लोग अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़े हो गए। वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को पता था उसका राजा कितना ज्यादा निर्दयी है। अब अपने सामने खड़े इस आदमी की बोटी बोटी काटकर जरूर उसे पार्सल करने वाला था, जिससे सब कुछ करने के लिए उसे कहा गया था। जैसे ही युगांत ने उस ड्राइवर की उंगली काटी, वह ड्राइवर जोर जोर से चीखने लगा, जिसे देख युगांत ने उसके जबड़े को और कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी आवाज गले में से आना बंद हो गई। युगांत गुस्से से फिर एक नजर उसे देखा और फिर से वही सवाल पूछा, किसके कहने पर किया यह सब कुछ? इस बार भी ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि युगांत उसके जबड़े को कसकर पकड़ा हुआ था, जिस कारण उसके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। उसके मुंह से कोई जवाब ना आता हुआ देखकर युगांत ने उसके दूसरे हाथ के अंगूठे को भी जोर से काट दिया। और अब उस ड्राइवर के मुंह से जो दर्दनाक चीख निकली वह इतनी ज्यादा भयानक थी कि सब लोग अपने आंखों और कान बंद करके खड़े हो गए, लेकिन बहुत ही साइलेंटली, किसी भी हाथ और आंखों के मूवमेंट नहीं की थी। बस ऐसे खड़े थे जैसे मानो उन्हें कुछ दिखाई ना दे रहा हो और ना ही कुछ सुनाई दे रहा हो।
उस ड्राइवर ने मुंह खोलने के लिए अपना सर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिसे देख युगांत ने उसके चेहरे पर से पकड़ हल्की छोड़ दी और उस ड्राइवर के गाल पे से खून बहने लगा, जो उसके गर्दन से होते हुए उसके शरीर को भीगने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने अपने दर्द के घूंट को पीकर बड़ी ही मुश्किल से अपना चेहरा युगांत की तरफ किया और फिर घबराते हुए बोला, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा पापा, पर मेरी फैमिली और मुझे कुछ मत करना। युगांत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, फिर अपने हाथ में पकड़े कटर को पकड़कर टेढ़ा कर दिया। इस वक्त उस कटर का नोक जमीन की तरफ था और युगांत उसे एक उंगली में फंसाकर धीरे धीरे सहला रहा था, जिस कारण उस कटर पर लगा खून एक एक बूंद करके कभी उस ड्राइवर के साइड तो कभी ड्राइवर के राइट तो कभी लेट राइट उड़ रही थी। इतना भयानक नज़ारा देखकर ड्राइवर ने अपना मुंह खोला और बहुत ही तेजी से बोला, मंत्री साहिब, पृथ्वीराज सिंह राणा उनका ऑर्डर फॉलो किया था। उस पर गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारनी थी कि उसका मुंह और हाथ दोनों ही सही सलामत नहीं रहने चाहिए, या फिर ऐसी चोट जिससे वह अपनी याददाश्त खो दे। इतना कहकर वो ड्राइवर खांसने लगा। वहीं उसके मुंह से निकला एक एक शब्द जिसे युगांत को अंदर तक हिलाने का काम कर दिया। उसकी उंगली में लटका हुआ वह कटर धीरे धीरे अब जोर जोर से हिलने लगा, इतना कि उसकी शप शप करके आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी भयानक लग रही थी कि अब तो मानो उस ड्राइवर की जान हलक में अटक गई हो और उसे ड्राइवर के उस डरे सहमे चेहरे को देखा। युगांत का चेहरा जो भयानक काला पड़ा हुआ था, उसने जोर से कटर को सीधा पकड़कर सीधा उसे ड्राइवर के गले में जहां पर अक्ल होता है वहीं घुसा दिया और फिर उसके राइट हैंड को काट दिया। माथे पर बीचों बीच क्रॉस का चिन्ह बनाकर उस कटर को बीचों बीच फंसा दिया और उसकी कुर्सी को जोर से लात मारते हुए चिल्ला उठा, मेरे जिगरी पर तुमने हाथ उठाया, मेरी जिगरी पर। उसे मारने की कोशिश की, जो यहाँ सीने पर हाथ मारते हुए कहता है, इस युगांत सिंह राणा के जिगर पर वार करने की कोशिश की है तुमने। अब तुम भी उसी जगह घुट घुट कर मरोगे जिस तरह से तुम मेरे दोस्त को रखने वाले थे। ना काम कर पाओगे, ना खा पाओगे, ना धो पाओगे, ना बोल पाओगे। एक साल तुझे इसी तरह जिंदा रखूंगा, फिर तेरी इससे भी बुरी हालत करूंगा, लेकिन तुझे मारूंगा नहीं। कहकर युगांत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ लिया, उसे कुर्सी सहित घसीटते हुए अपने बड़े से जर्मन शेफ्ट कुत्तों के सामने फेंक दिया। उन्हें हुक्म छोड़ते हुए बोला, जब तक बेहोश नहीं हो जाता इतना डराओ कि इसकी आत्मा तक हिलनी चाहिए। कहकर युगांत तेजी से बाथरूम में चला गया और अपने हाथ धोकर अपनी शर्ट को चेंज करके वह तेज कदमों के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। ब्राउन जो उसी के साथ था, उसे पता था कि यह काम पृथ्वीराज जी का है, लेकिन वह इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने मुंह से यह नाम बोलने के लिए भी उसकी जुबान नहीं खुल रही थी। इसीलिए उसने सब कुछ युगांत के ऊपर ही छोड़ दिया था ताकि खुद उसे सच्चाई का पता चले। लेकिन अब युगांत जिस हालत में था, उसे ऐसे देखकर ब्राउन को बहुत बुरा लगा। एक तरफ था उसका जिगरी यार, तो दूसरी तरफ उसका खुद का जन्मदाता। क्या करने वाला था युगांत? युगांत इतना ज़्यादा परेशान था, उसने सीट पर अपना सर टिका दिया और अपनी आंखें बंद करके अपने एक पैर को जोर जोर से हिलाने लगा। उसकी हालत देखकर ब्राउन ने जल्दी से रूही को एक छोटा सा मैसेज सेंड कर दिया और फिर गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट करके स्टडी रूम की तरफ लेकर चला गया। जैसे वह लोग पहुंचे, युगांत ने ब्राउन से एक शब्द नहीं कहा और वह तेज कदमों के साथ स्टडी रूम में चला गया।
रूही ब्राउन के आए हुए उस मैसेज के बारे में सोच रही थी और युगांत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो गई। युगांत अभी तक कमरे के अंदर नहीं आया। वैसे तो वह हमेशा लेट ही आता था, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी तो अभी तक आया नहीं था, इसीलिए रूही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने एक बार ब्राउन को फ़ोन लगाया। ब्राउन जो युगांत के स्टडी रूम के बाहर खड़ा था, रूही का फ़ोन आया हुआ देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। तो रूही दूसरी तरफ से परेशानी से बोली, क्या हुआ उन्हें भैया, वो ठीक तो है ना? ब्राउन ने गहरी सांस ली और कहा, वैसे तो ठीक है, लेकिन उनके साथ जो हुआ है वह बहुत ही बुरा हुआ है। यह तो मैं आपको बात नहीं बता सकता लेडी क्वीन, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें संभाल लीजिए। इस वक्त उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्राउन के ऐसे कहते ही रूही बहुत ज़्यादा घबरा गई और घबराते हुए बोली, वह कहाँ पर है भैया? अभी तक पैलेस क्यों नहीं आए? ब्राउन इस वक्त स्टडी रूम में है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। ब्राउन की बात सुनकर रूही झट से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और वैसे फ़ोन को फेंक कर तेज कदमों के साथ स्टडी रूम की तरफ चली गई। स्टडी रूम के अंदर ब्राउन ने जैसे ही रूही को आता हुआ देखा तो उसने उसे गुड नाइट कहा और फिर तुरंत वहां से चला गया। ब्राउन के जाते ही रूही ने गहरी सांस ली और स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन रूम का दरवाज़ा नहीं खोला गया। जिससे परेशान होकर रूही दरवाजे को धक्का दे दिया तो दरवाज़ा खुला होने के कारण झट से खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रूही की नज़रें सामने चेयर पर सर टिकाए बैठे युगांत के ऊपर चली गई। उसे परेशान देखकर रूही तेज कदमों के साथ उसके पास जाकर खड़ी हो गई और फिर उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए अपनी धीरी आवाज़ में बोली, राणा जी, आप ठीक तो है ना? रूही की आवाज़ जैसे ही युगांत के कान में पड़ी, उसने अपनी आंखें बिना खोले रूही के हाथ को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। रूही भी बिना आवाज़ किए चुपचाप उसकी गोद में बैठ गई और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। युगांत ने रूही को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। बहुत देर हो गई थी, लेकिन युगांत ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। उसे आज से पहले इतना ज़्यादा परेशान रूही ने कभी नहीं देखा था, जिस कारण वह खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ देर यूं ही बीतने के बाद युगांत ने गहरी सांस ली और फिर रूही के माथे को चूमते हुए बोला, जाकर सो जाओ माऊ, मुझे काम है। युगांत की बात सुनकर रूही ने अपना सर नाव में हिलाते हुए उसके सीने पर अपना सर रखकर उसके कमर पे अपने दोनों हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं राणा जी, आपके बिना मुझे नींद नहीं आएगी, आपकी आदत हो गई है अब हमें। रूही की बात सुनकर युगांत ने उसे कसकर अपने सीने में दबाते हुए कहा, कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर मैं मेरे दोस्त को सुरक्षित नहीं रख पाया तो तुम्हारा क्या? जैसे उसके मन में यह सवाल आया, उसकी आंखें हैरानी से डर से बड़ी बड़ी हो गई। उसने झट से रूही को अपने आप से अलग किया और फिर अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आया। उसकी बात सुनकर रूही ने उसे देखते हुए पूछा, आप सच कह रहे हैं ना युगांत? युगांत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए, जिसे देख रूही उसके गोद से उतर गई और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना? देखिए, अगर आप नहीं आए तो मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊंगी। उसकी वह क्यूटनेस देखकर युगांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में सर हिला दिया, जिसे देख रूही कमरे में चली गई। वह कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। उसका एक पैर सोफे से नीचे था और दूसरा पैर हाफ फोल्ड करके सोफे पर रखा हुआ था और वैसे ही उसे पैर को एक
हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से अपने होठों के हाथों से ही पाउट बनाते हुए सोच रही थी, ऐसे अचानक राणा जी को क्या हो गया? वह इतने ज़्यादा डिस्टर्ब कैसे हैं? क्या ब्राउन भैया से पूछ लूँ? वह मुझे बताएंगे। अगर वह अभी से इतनी ज़्यादा परेशान है तो फिर अहिरावण यहाँ आने के बाद क्या करेगा? हे भोलेनाथ, मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। पता नहीं मेरी पढ़ाई कब कंप्लीट होगी और मैं अपने काम को अंजाम कब दूंगी। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं ना तो राणा जी से कुछ बता सकती हूँ और ना ही अहिरावण से मेरा छुटकारा होने वाला है। सोचते सोचते रूही अपनी ही सोच में गुम हो गई। वहीं स्टडी रूम में रूही के जाने के बाद युगांत ने पूरे स्टडी रूम में तोड़फोड़ मचाई थी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्यों फादर, क्यों? जिसे आपने अपना बेटा माना, बड़ा किया, आपका नाम दिया, सही, लेकिन आपने पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ हम दोनों में बराबर का हिस्सा किया। फिर ऐसा क्यों हो गया जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने ही बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने में इतनी आसानी से आपने किसी को हायर भी कर दिया? ऐसा कौन सा राज है आपके जहन में छुपा हुआ जो आपने अपने बेटे को मारने पर उतारू हो गया? अब बहुत हो गया। अब चाहे दुनिया लड़ना पड़े, फिर भगवान से सच्चाई तक तो पहुंच कर रहूंगा। कहते हुए युगांत ने जल्दी से ब्राउन को फोन लगाया। ब्राउन, जो अभी अभी बेड पर लेटा हुआ था, नींद तो उसके आंखों से कोसों दूर थी। कैसे आएगी उसे नींद जब उसका किंग बॉस अपने होश खो कर स्टडी रूम में बैठा हुआ था? उसका माँ बाप तो वही था। उसे अपने आप को परेशान होता हुआ देखकर कैसे उसे बेटे को नींद आने वाली थी? जैसे युगांत का फोन आया, ब्राउन ने झट से उसे उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से युगांत की दमदार आवाज उसके कानों में पड़ी। अब इलेक्शन आने वाले हैं, ध्यान रहे, इस बार पृथ्वीराज सिंह राणा की जगह इसमें राम का नाम आना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, यह तुम्हारा काम है, तुम देख लो। युगांत की बात सुनकर ब्राउन एकदम से शॉक होकर बोला, लेकिन किंग बॉस, आपके फादर कई सालों से इस पद पर हैं, फिर ऐसे अचानक, मतलब कैसे पॉसिबल है? पब्लिक उन्हें छोड़कर किसी और को सपोर्ट करेगी? यह तो इम्पॉसिबल है। ब्राउन की बात सुनकर युगांत के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह बहुत ही गहराई आवाज में बोला, युगांत सिंह राणा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ब्राउन, टेक एक्शन, मुझे रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए। कहकर युगांत ने फोन को जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिसकी आवाज से ब्राउन के कान तक लंबी हो गई। उसने अपना सर ना में हिलाया और तुरंत युगांत के लिए दूसरा फोन ऑर्डर किया। वहीं युगांत ने गुस्से से अपनी गर्दन को बुरी तरीके से मसल दिया और फिर बहुत डरावने तरीके से बोला, यह आपने अच्छा नहीं किया फादर। अब आपका एक्शन और मेरा रिएक्शन दोनों भी आपके ऊपर इस तरह का मिक्सर लगाएंगे कि आप मिक्सर की तरह बम गोल गोल घूमते ही रह जाएंगे। कहते हुए युगांत तेज कदमों के साथ अपने कमरे के अंदर चला गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ गाइस, स्टोरी को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आगे की वीडियो और अच्छे से बना पाऊँ। ठीक गाइस, थैंक यू सो मच।